नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस की। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस समय कई वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी में बिखराव की स्थिति देखी जा रही है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर किसी और दल का दामन थाम लिया है। इसके बावजूद भी कांग्रेस को मजबूत करने की वरिष्ठ नेता कोई ठोस कवायद नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और गुटबाजी में ही उलझे हुए हैं। पार्टी में लंबे समय से हाशिए पर चल रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर हरीश सिंह रावत ने कैवास पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इसमें भविष्य की रणनीति पर मंथन तो किया ही गया, लेकिन हरीश रावत को सीधे तौर पर निशाने पर लिया गया। बैठक के बाद हरक सिंह रावत बोले कि हरीश रावत की राजनीति गंभीर नहीं है। कई बार वे ऐसे काम कर बैठते हैं जो नए नवेले राजनीतिज्ञ भी नहीं करते। मीडिया से बातचीत करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में अब टोटकों की राजनीति नहीं चलने वाली है। परोक्ष रूप से हरीश रावत पर जवानी हमले में उन्होंने कहा कि ऐसे टोटकों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। दरअसल हरीश रावत राजनीतिक सक्रियता बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। उनके इसी अंदाज को हरक सिंह रावत ने निशाने पर लिया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत की आयु पूरी हो चुकी है। बड़ी उम्र और बड़े पदों पर रहने के बाद उन्हें बदलते समय के अनुसार बदलना चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां खुद हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को लेकर की। देखिए, हरीश राव जी बहुत बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और थकना उनकी आदत में नहीं है। वो लोगों को थकाते हैं। अब मैं देखिए हरीश भाई के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो फिर सीधे सीधे ये हो जाएगा कि मैं विरोध कर रहा हूँ। और अब मैं सोचता हूँ कि उनकी भी काफ़ी उम्र हो गई, उनको भी अब बहुत सारी चीज़ें, कई बार कुछ चीज़ें ऐसे लगती हैं जैसे जो बहुत नए पॉलिटिशियन, जो नए बिल्कुल छोटी राजनीति जो नई पॉलिटिशियन काम करते हैं। अच्छा बताया ना, गलत क्या है इसमें? वो 60 के बाद वाले पाठे हैं और मैं 70 के बाद वाला जो है बुजुर्ग हूँ, मैं बच्चा हूँ। तो 70 के बाद वाला या तो बुजुर्ग होता है या बच्चा होता, इसमें गलत क्या है? फिर कुछ मुझे किसी ने कहा कि कह रहे कि टोटके में, अब टोटके तो राजनीति का हिस्सा है, जिसको टोकने भी कहा जा सकता है, टोटके भी कहा जा सकता है। बुलेटिन में बात अब देहरादून की करते हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी व्यापारियों ने यात्रा की व्यवस्था को लेकर सुझाव दिए। देहरादून एसएसपी जमनेजय खंडूरी ने कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ तमाम परिवहन व्यवसायी और व्यापारी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कांवड़ यात्रा की व्यवस्था को लेकर परिवहन व्यवसायियों और व्यापारियों ने सुझाव दिए। वहीं एसएसपी खंडूरी ने बैठक में आए सभी व्यापारियों और परिवहन व्यवसायियों के कांवड़ यात्रा में आने वाले शिव भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करने की अपील की। एसएसपी ने बताया कि सभी लोगों की मिलजुल कर कांवड़ यात्रा में आने वाले शिव भक्तों को अच्छी व्यवस्था प्रदान करेंगे, तभी यात्रा सफल कहलाएगी। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाले शिव भक्तों को बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थानीय लोगों को भी यातायात आदि की सुविधा मिले, इस पर चर्चा की गई। व्यापारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान लोकल सवारियों के लिए अलग से ऑटो आरक्षित करने और गंगा जल के लिए प्लास्टिक की कैन पर बैन नहीं लगाने की मांग भी इस बैठक में की गई। बेसिकली जो आज हमारी कांवड़ को लेकर स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, जिसमें कि व्यापार मंडल के सदस्य भी आ रखे थे, जिसमें रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, सारे मेंबर्स आ रखे थे। तो इनसे हमारा एक तरीके से वार्ता भी रही और हमने अपने प्लान के बारे में भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया है। जो हमारा प्लान है वो इम्प्लीमेंट तो हम एज इट इज़ ही करेंगे, लेकिन वक्त के नज़ाकत के हिसाब से हमारे प्लान में थोड़ी तब्दीलियाँ रहेंगी। बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां यूथ कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के साथ महिला एसआई ने बदसलूकी की, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने
एसएसपी कार्यालय का में प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और महिला एसआई के बीच हुए विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का आरोप है कि महिला एसआई ने उनके साथ अभद्रता की है। इसको लेकर विभिन्न संगठनों के लोगों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने महिला एसआई को यातायात सेल इंचार्ज के पद से हटाकर किसी और जगह ट्रांसफर करने की मांग की है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्मल रावत ने कहा कि पुलिस को अधिकार है कि वह नियमों का उल्लंघन करने वालों लोगों का चालान काटे, लेकिन चालान के नाम पर लोगों से दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान बार एसोसिएशन की ओर से एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की गई। वहीं अल्मोड़ा एसएसपी प्रदीप कुमार रॉय ने बताया कि मामले की जांच सीओ अल्मोड़ा को सौंप दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि युवा कांग्रेस अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष निर्मल रावत ने अल्मोड़ा में तैनात एक एसआई पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। निर्मल रावत के अनुसार वे बीते शनिवार को 1 बजे स्कूटी से गोविंद वल्लभ पंत पार्क के पास प्रधान डाकघर जा रहे थे, लेकिन इस दौरान एक महिला एसआई ने उन्हें रोककर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अभी आज उनके द्वारा बताया गया था, मिस्टर निर्मल राव जी के द्वारा कहा गया था कि वो चालान तो किया गया लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस मामले में हमने सीओ साहब की अध्यक्षता में एक जांच बैठा दी कि अगर कोई व्यक्ति मतलब हमारा जो पुलिसकर्मी काम ड्यूटी करना है, आवश्यकता पड़ेगी तो चालान भी करना है। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर इस बात को कहा है। देहरादून में विपक्ष ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को कांग्रेस नेता के साथ मिलकर लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दाशौनी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बरसात के मौसम में लोगों के सर से छत छीन रही है। लोगों ने जानबूझकर लोगों के घर जानबूझकर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कानूनी तौर पर अगर किसी का घर गिराने की कार्रवाई की जाती है तो उसे 10 दिन पहले नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन सरकार ने इस कानून का उल्लंघन किया है और लोगों को बिना नोटिस दिए उनके घर गिरा दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि यह जमीन अतिक्रमण की है और बिना नोटिस के अगर घर खाली करवाने का काम निगम कर रहा है तो इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शहरी विकास मंत्री ने ज्ञापन ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई आगे की जाएगी। लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनके सर से छत छीनी जा रही है और ना सिर्फ इसमें बच्चों की अनदेखी हो रही, महिलाओं की, बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। कल रात भी आमवाला तरला में 70 से ज़्यादा लोग खुले आसमान के नीचे भरी बरसात में उनको रात गुजारने के लिए मजबूर किया। जो स्थानांतरण हुए उसमें सीईओ का चार्ज सोनिका जी को दिया गया है। अभी सोनिका जी से भी मेरी बातचीत हुई, उनको भी बुला के मैंने बातचीत की है और बहुत स्पष्ट तौर पे उनसे कहा गया है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से जनता को जो मिलने वाली सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां त्रिक्षेत्रीय पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की अपील की गई। हरिद्वार में होने वाले त्रिक्षेत्रीय पंचायत चुनाव को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में विभिन्न पदों पर आरक्षण और आवंटन को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में सभी ने अपनी आपत्तियां जताई और होने वाले चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की अपील की गई। तो ब्रिटेन में बात अब देहरादून में सतपाल महाराज की अध्यक्षता में ब्रीड कूल की बैठक की कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में ब्रीड कूल के जरिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में ब्रीड कूल की बैठक हुई। ब्रीड कूल के माध्यम से उत्तराखंड के कई जिलों में महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गईं, उनको लेकर यह समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक में अधिकारियों ने ब्रीड कूल के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट
मंत्री महाराज ने कहा कि निर्माण कार्यों में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उसकी जानकारी के लिए ब्रीडकुल, लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, पर्यटन और PMGY सभी साथ मिलकर एक सेमिनार आयोजित करें। उन्होंने ब्रीडकुल अधिकारियों को आदेशित किया है कि 2012 से कार्यरत सभी 55 कर्मचारियों को नियमित करें और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। और टूरिज्म की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें हमने आदेश दिए हैं कि ब्रीडकुल में 2012 में कार्यरत 55 कर्मचारियों को नियमितीकरण के आदेश दिए हैं और इसके साथ साथ जानकारी जो हासिल हमने जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी आदान प्रदान हो, तो भविष्य के अंदर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और टूरिज्म और ब्रीडकुल को लेकर के और RWD को लेकर के हम एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बुलेटिन में बात करेंगे अब नई शिक्षा नीति की। तो वहीं NEP देश भर में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां NEP लागू कर दी गई है। देवभूमि उत्तराखंड में मंगलवार से नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दिया गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पहली बार स्कूली शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP को लागू किया गया है। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ किया। पहले चरण में 20,000 आंगनबाड़ियों में से 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में NCC का भी प्रावधान रखा गया है जिसमें शिक्षा का पैटर्न 5+3+3+4 का ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई नीति शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे नौनिहालों के विकास के लिए भी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। CM ने बताया कि नई शिक्षा नीति से पढ़ लिख कर उत्तराखंड के बच्चे देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने निर्माण में शिक्षकों की भूमिका के सबसे अहम बताते हुए कहा कि धामी ने आगे कहा कि बच्चों को सबसे पहले संस्कार माता पिता से मिलते हैं और उसके बाद उनके व्यक्तित्व निर्माण में पूरी भूमिका शिक्षकों की होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उन्होंने शिक्षा विभाग से 2025 तक शिक्षा के क्षेत्रों में कुछ ऐसे काम करने को कहा है जो देश में एक उदाहरण के रूप में साबित हो सकें। बुलेटिन में बात अब खटीमा की कर लेते हैं जहां एक हाईवे पर शीशम का पेड़ गिरने से हाईवे जाम रहा। आपको बता दें कि इस पेड़ के गिरने से बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई। उधम सिंह नगर जिले में खटीमा के चकरपुर गन्ना सेंटर के पास हाईवे पर शीशम के पेड़ गिरने की वजह से जाम लगा। हाईवे पर झुके शीशम के पेड़ से सड़क पर गुजर रहे ट्रक के ऊपरी हिस्से के टकराने की वजह से सड़क पर ये पेड़ आ गिरा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 125 पर जाम लग गया। वहीं पेड़ की चपेट में आने से बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह पेड़ हाईवे पर गिरा उस समय सड़क पर कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था। स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर खटीमा वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मनराल ने वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पेड़ को काटकर हाईवे से हटाया और राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात को सुचारू किया। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से हाईवे पर झुका शीशम का पेड़ दुर्घटना को दावत दे रहा था। कई बार वन विभाग को बताने के बाद भी इस पेड़ को नहीं काटा गया था। हालांकि पेड़ के गिरने के बाद कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन अभी भी कई ऐसे पेड़ हैं जो कि सड़क के किनारे जानलेवा बन सकते हैं। वहीं वन रेंजर राजेंद्र मनराल ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि खटीमा टकनपुर हाईवे पर चकरपुर के पास एक पेड़ हाईवे पर गिर गया है, जिससे जाम लगा हुआ है। उन्होंने मौके पर वन विभाग की टीम के साथ पहुंचकर पेड़ को काट मौके से हटा दिया, साथ ही यातायात को सुचारू कर दिया गया। इसके साथ ही रेंजर ने हाईवे किनारे खड़े दूसरे सूखे पेड़ों को भी जल्द काटने की बात कही। चकरपुर जो है टकरपुर रोड में जो हाईवे के पास में एक पेड़ जो है शीशम का जो है गिर गया है
और सूचना के अनुसार तुरंत इसको जो है हमारे द्वारा जो है कटवा करके इसको रोड खोल दी गई है। ये पहले से ही पेड़ बहुत ज़्यादा जानलेवा था। इसकी समय समय पर कई बार वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग के कई कर्मचारी यहाँ पर आए और वो अपना सर्वे करके चले। बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए हाथ से चलने वाली ट्रॉली को सुरक्षित और मजबूत बनाया गया है। आपको बता दें कि सयूणा गांव के ग्रामीणों को सुरक्षा को लेकर नदी के ऊपर हस्तचलित ट्रॉली को मजबूती प्रदान की गई है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग बटवाड़ी की तरफ से ये बताया गया है कि ट्रॉली के तार को मजबूत कर दिया गया है। साथ ही ट्रॉली को खींचने के लिए पुराने रस्सों को बदलकर नया रस्सा भी लगाया गया है। ट्रॉली आसानी से खींची जा सके, इसके लिए तकनीकी कार्य पर ट्रॉली को मजबूती दी गई है ताकि ग्रामीण सुरक्षित हो सकें। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से लोग ट्रॉली को सुरक्षित और मजबूत बनाने की मांग कर रहे थे, जिस पर उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने खुद संज्ञान में लेते हुए अधिशासी अभियंता पटवारी को तत्काल ट्रॉली को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये इस ट्रॉली को सही कराया गया है। बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां एक विवाहित युवती ने फांसी लगाई है, जिसके बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बालगंगा तहसील के मायकोट गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, जहां ससुराल पक्ष पर इस मामले को फांसी लगाने से हुई आत्महत्या मान रहे हैं। वहीं इस पर मृतका के परिजनों ने इसे हत्या मानते हुए राजस्व पुलिस में पति, ससुर और 5 ससुरालियों के खिलाफ तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक भटवाड़ा नेलचामी के शौकीन लाल ने अपनी बेटी रजनी देवी की शादी 7 साल पहले हेमंत लाल से की थी, जिसके बाद बीती 10 जुलाई को रजनी घास लेने जंगल गई थी, लेकिन वहां घर लौटकर वापस नहीं आई, जिसके बाद उनकी खोजबीन शुरू की गई। जिसके बाद 11 जुलाई को रजनी देवी का शव जंगल में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति और ससुर उसे रोजाना मारपीट करता था। युवती के परिजनों का आरोप है कि मृतका के शव को देखकर साफ लग रहा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। यहाँ तक कि इतना तक की रात दूर ना वो हमें बॉडी दिलाने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है इसमें? हमें तो यही लगता है सारे ना, जो हमने बॉडी देखी है उस लड़की के पीछे का सर पूरा फट रखा है, एक आंख में भी चोट आ रखी है, तो हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किया गया मामला है। कल तहसील में सूचना मिली कि मईकोट में जो है किसी महिला ने फांस खाई। उसके बाद हम मई फोर्स के मतलब जो हमारे कर्मचारी उनके साथ वहाँ गए, तो हमारे पंचायत नियमों की कार्रवाई की गई और ये जो मौका स्थल था वो गांव से कम 2 किलोमीटर दूर पे है। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे पद्मश्री अधिवेश कौशल के निधन की। आपको बता दें कि इनके निधन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। प्रसिद्ध समाजसेवी और पद्मश्री से सम्मानित अवधेश कौशल का निधन मंगलवार को हुआ। वह 87 साल के थे। उन्होंने देहरादून के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। गैर सरकारी संगठन रोलक के संस्थापक कौशल ने जीवन भर समाज सेवा का काम किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर अवधेश कौशल के निधन पर शोक जताया। बता दें कि कौशल पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे। नैनीताल हाईकोर्ट में उनकी पर्यावरण और सामाजिक मामलों में उनकी जनहित याचिका में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए गए, जिसमें देहरादून मसूरी क्षेत्र की चूना भट्टियों को बंद कराने में उन्होंने लंबा संघर्ष किया था। हमारी देवभूमि में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।